नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। आज इस वीडियो की शुरुआत में ही एक निवेदन है। ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा देश इस वक्त किस ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा है और उस ज्वालामुखी पर अगर खड़ा है, तो उसकी वजह कौन है? सिर्फ सरकारें नहीं हैं, उसकी वजह हम भी हैं। उसकी वजह पत्रकार भी हैं, उसकी वजह गोदी मीडिया भी है। उन पर आखिर बुलडोज़र कब चलेगा? इस देश में क्या ये वक्त आ चुका है जब पूरी की पूरी मीडिया, वो चाहे किसी के पक्ष में हो, क्या पूरी की पूरी मीडिया का बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए या बैन लगा देना चाहिए? इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको कई वीडियोज, कई फोटोग्राफ्स और कुछ इतिहास की सच्चाई बताऊंगा। सबसे पहले हम एक फोटोग्राफ दिखाते हैं आपको। ये बहराइच पुलिस ने जो डाला था, ये बड़ा लंबा मामला है, इसको गौर से समझिएगा। बहराइच पुलिस ने ये एक देखिए अपील जारी की। इस अपील में बहराइच पुलिस लिखती है कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरबी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना, जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें एवं भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। अब हटा दीजिए इसको, जरा कंट्रोल रूम हटा दीजिए। अब मैं एक पत्रकार, इस देश के ख्याति लब्ध पत्रकारों में से हैं, हालांकि उनके साथ तिहाड़ जैसे तमाम मामले जुड़े हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। जरा उनके बयान को सुनाते हैं। उन्होंने इस पर एक विशेष कार्यक्रम किया। कंट्रोल रूम, जरा सुना दीजिए क्या है उनके विचार इस घटना पे, उन्होंने क्या जानकारी दी। सुधीर चौधरी के कार्यक्रम की एक क्लिप हम आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए इस कार्यक्रम को। कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। सुना आपने, नाखून उखाड़े गए, बिजली के झटके दिए गए, धारदार हथियार से अटैक किया गया, क्या क्या बताया। मैं इसको, पहले आप फैक्ट्स देखिए, पहले कोई विश्लेषण नहीं, इसके बाद हम आएंगे और एक ही कहानी बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा कि हम ज्वालामुखी पर कैसे खड़े हैं। और वो भी वो ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है, और फटा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी हैं। ये सब अपने आप में स्वयंभू बड़े हो चुके हैं पत्रकार, हालांकि हैं टीपी रीडर। इनको भी सुनाइए जरा। ये अब तो ये दूसरे चैनल पर गई, अभी आपने आज तक वाले को सुना था, अब एबीपी पर सुनिए, इनका ज्ञान सुन लीजिए। और अब खबर यूपी के बहराइच से। दशहरे के दिन उन्मादी हिंसा का शिकार हुए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। एबीपी न्यूज के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है, जिसमें लिखी एक एक बात चीख चीख कर उस नौजवान से भी बर्बरता की गवाही दे रही है। बर्बरता की गवाही। इसके बाद पूरा रिपोर्ट एक चलता है, जिसको हम लोग पैकेज बोलते हैं न्यूज चैनलों में। पैकेज पूरा एक रिपोर्ट, जिसमें वॉइस ओवर होता है और विजुअल लगा करके उसमें बताया गया है, नाखून से लेके करंट, ये सब चीजें फिर बताया गया है। और इनके पास पोस्टमार्टम की कॉपी थी। अब बहराइच पुलिस झूठ बोल रही है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? ये जो कर रहे हैं, समाज में दंगे भड़काने के इससे मतलब पुख्ता सबूत नहीं हो सकते। दंगा भड़काना है, समाज में विद्वेष फैलाना है। एक कोई ऐसा पत्रकार जिसे सत्ता न पसंद करती हो,
अगर ऐसी टिप्पणी कर देता तो अब तक जेल में होता और हो सकता है रासुका लगा होता एनएस से, घर पे बुलडोजर भी चल गया होता, कितने भी मेहनत की कमाई से होता। समाज में दो समुदायों में विद्वेष फैलाने के इससे ठोस सबूत तो हो नहीं सकता, लेकिन कहाँ है बुलडोजर? मैं और सबूत दिखा रहा हूं, जरा अब आगे दिखाइए। एक अब कहां पर कर रहे हैं नहीं पता है, लेकिन एक है वो जनता का प्रवक्ता, खुद को बताते हैं पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री। इनका ट्वीट सुन देख लीजिए, जरा ट्वीट इनका दिखाइए। बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है आपने? यह रिपोर्ट पैसाचिकता का दस्तावेज है। उसकी देह में 35 छर्रे पाए गए, गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, उसके सर और माथे पर घायल किया गया। सर और माथे पर घायल किया गया, चलिए खैर जैसा भी सेंटेंस लिख दिया है उन्होंने। ये महोदय लंबी पत्रकारिता का अगर इनसे बखान करवाना हो अपना, तो आप 2-4 दिन सुनते रहिए, अपने आप आत्ममुग्धता में अपनी प्रशंसा करवाते रहिए इनसे। साफ साफ ये ट्वीट, इन पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि कहना होता है जनता का प्रवक्ता, काम करना होता है सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के रूप में। वो सामान्य लक्षण है इस बीमारी के, सामान्य लक्षण उसी बीमारी से ग्रसित है। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट में जो कुछ कहा गया है, क्या वो दंगा भड़काने वाला नहीं है? अब आगे चलिए, आगे अगला दिखाइए, अगला पोस्ट दिखाइए। पांचजन्य, पांचजन्य, ये पांचजन्य है। इसके बारे में, इसकी तारीफ में कुछ कहना नहीं है कि किसका है किसका नहीं है। यह संघ है, आरएसएस क्या कर रहा है। गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। गोपाल मिश्रा को करंट लगाया गया, गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए, गोपाल मिश्रा को मौत से पहले तड़पाया गया, गोपाल मिश्रा के शरीर पर 35 छर्रे लगे हुए थे, आंख के पास नुकीली चीज से हमला किया गया था, सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। आईएस की तर्ज पर, सोचिए बगदादी को एंटर कर दिया यहाँ। आईएस की तर्ज पर टार्चर कर गोपाल मिश्रा की कट्टरपंथी मुसलमानों ने हत्या की। अच्छा, ये एकदम, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मजबूर हो जाता हूं। ये लोग एकदम उदारपंथी हैं, एकदम उदारवादी हैं। मस्जिद के सामने वो गालियों वाले जो है गाने चलाते हैं डीजे पर, झंडे उतार करके झंडे बदलते हैं, हरे को भगवा से तब्दील करते हैं, चढ़ जाते हैं मस्जिद पर, घर पर। ये एकदम उदारवादी हैं, ये कट्टरपंथी। बगदादी की एंट्री देखिए, करवा दिया इन्होंने। अब दिखा दीजिए जी को। जी ने क्या चलाया, जी का एक क्लिप होगा। हत्या से पहले तड़पाया, नाखून उखाड़े गए, हटा दीजिए। अब चला दीजिए अखबार, एक जागरण अखबार है, इस अखबार के क्या कहने। उखाड़े गए नाखून और सीने से गले तक धंसे छर्रे सुना रहे बर्बरता की कहानी। ये सारी बर्बरता आपने देख ली। किसी ने सवाल ये नहीं खड़ा किया कि भाई ये सौहार्द जो है, सामाजिक बिगाड़ कौन रहा है, ये हिंदू मुसलमान के बीच विद्वेष फैला कौन रहा है, ये दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के पहले प्रशासन की तैयारी क्या थी। अमिताभ यश का यशगान जैसा हुआ, वैसा यशगान शायद पृथ्वीराज चौहान का नहीं हुआ होगा, चंद्रबरदाई ने नहीं किया होगा। देखिए दंगा रोकने के लिए कैसे पिस्टल लहराते हुए निकले अमिताभ यश। वो पिस्टल लहराए, बस सब सामान्य हो गए। ये अफसरों को, हम लोग ने जीवन में पत्रकारिता जीवन भर की है, ये अफसरों को पत्रकार कैसे चढ़ाते हैं और अफसर कैसे उनको बुलाते हैं कि आओ फोटो खींचो और करो वाहवाही। यही तो है, जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो समाज का नाश हो जाता है। अब इस पर एक कहानी सुना देता हूं, आप समझ लीजिए। इस मीडिया पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये जितने एक लाइन से हैं, ऐसे चुन चुन के इन पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और चलना चाहिए नहीं चाहिए की बात छोड़िए। क्या इतना कलेजा है? 56 इंच, 58 इंच, 112 इंच जितना वाले हैं, गर्मी में ठंडक पहुंचा देंगे, ठंडक में गर्मी पहुंचा देंगे, मई में शिमला बना देंगे, पाताल में घुसा देंगे, बाउंड्री छोड़वा देंगे, प्रदेश की सीमा छोड़वा देंगे, पाताल में भगवा देंगे। ये सब जितने
बड़े बड़े एकदम ऐसे दावे करते हैं कि बिल्कुल मोर्चे पर अकेले खड़े हो जाए तो लाखों की फौज भाग जाए, शकल देख करके, आंखें देख करके। इन सब में किसी में है कि इस देश के संविधान, आईन, इस देश की तासीर, इस देश की आत्मा के को रौंदने वाले इन जो है, कहे ना, विज्ञापन कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, दलाली कह लीजिए, उसमें डूबे, आकंठ डूबे हुए लोग जो ये नफरत का के बाजार में बैठे हुए हैं और थोक विक्रेता बन गए हैं, अब तो ये फुटकर वाले नहीं हैं, इन पर चलेगा। अब इसी पर कहानी है। आप लोगों ने शायद सुना हो न सुना हो, रेडियो रवांडा। ये कहानी बस सुन लेंगे, हिंदुस्तान की आज की हकीकत, भारत की आज की हकीकत शायद आपको कुछ कुछ समझ में आए। रेडियो रवांडा, ये रवांडा एक देश है। रवांडा की कहानी है, रवांडा में 90 का दशक खत्म होते होते 80 के दशक के 80 के दशक के आखिर में, 90s में वहां पर जो सरकार थी, वहां दरअसल दो समुदाय थे, हैं, तुत्सी और हुतू। वहां पर हुतू जो थे, इन समुदाय, इसी समुदाय से जुड़े लोगों का राज था। वहां एक जुवेनल हाबेयारिमाना नाम के राष्ट्रपति थे जो हुतू समुदाय से थे, और उनके साथ उनके गांव में बैठ करके पीने खाने वाली दोस्ती भी अच्छी थी, फेलिसन कबूगा। तो दोस्त जब राष्ट्रपति बना, राष्ट्र का मुखिया बन गया, तो दोस्त जो था, दूसरा दोस्त फेलिसन कबूगा, उसका कारोबार जम के बढ़ा, यहां तक कि मंत्री अफसर सब उससे पूछ करके काम करते थे, कबूगा से। अब कहा गया कि 90 के दशक में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। लोग, वहां के लोग भी कहने लगे कि विकास की रफ्तार तेज हो रही है, सूचना क्रांति आ रही है। क्योंकि जो कबूगा था, फिलिसन कबूगा, उसने कंगूरा नाम की एक मैगजीन लॉन्च की। ये मैगजीन 2 महीने में एक बार छपती थी, और जब छपती थी तो नफरत का बूस्टर डोज दे करके आती थी। भयंकर नफरत भरा होता था, और दूसरे समुदाय के लिए भरा होता था, तुत्सी के लिए। उसके बाद ये जुलाई 93 की बात है, एक रेडियो और टेलीविजन चैनल, टेलीविजन कम रेडियो करके लॉन्च किया कबूगा ने। नाम था फ्री रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ द लैंड ऑफ 1000 हिल्स। क्योंकि जो रवांडा है, इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी कहा जाता है, तो इसी नाम पर आया। इसमें राष्ट्रभक्ति, देश भक्ति की भावना भी लगी कि देश के नाम से रेडियो का नाम है फ्री रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ द लैंड ऑफ 1000 हिल्स। इसी को रेडियो रवांडा मैंने कहा, और रेडियो रवांडा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। तो ये जब लॉन्च हुआ तो ये कंगूरा था और ये रेडियो चालू हो गया। इस रेडियो से बिल्कुल जर्मनी के हिटलर को शायद पढ़ा था कबूगा ने, पैसे रुपए से बहुत संपन्न था, सबसे ताकतवर हो चुका था, और दोस्त जो था हाबी आलमाना, वो राष्ट्रपति था। तो इस पर खुल के नफरत परोसना शुरू हुआ, और जो रेडियो की भाषा थी, वो रेडियो की भाषा आप क्या कल्पना करेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि मीडिया के अभी मैंने क्लिप्स आपको दिखाए थे, तो जोड़ते हुए देख समझिएगा। सीधा सीधा कहा जाता था कि ये बर्बाद कर देंगे देश, इनको इनको देश से निकालना पड़ेगा, ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी मतलब जो जो जीव जंतु, जो जो कहना था कहते थे। बहुत सारे कोट्स हैं, उनको मैं पढ़ नहीं सकता, सुना नहीं सकता। तो ये दिन रात चलता था। अब ऐसे समय में लोग सोच रहे थे कि विकास हो रहा है, सूचना क्रांति आ गई, रेडियो चालू हो गया, मैगजीन आ गया। लेकिन ये रवांडा में एक पूरा जनसंहार की वजह बना, और आप यकीन करेंगे 100 दिनों के भीतर 10 लाख लोग मारे गए रवांडा में, 10 लाख लोग। इसने बिल्कुल वही तर्ज अपनाया था रेडियो रवांडा में, जैसे जर्मनी, इसने हिटलर को बहुत अच्छे से पढ़ा। हिटलर ने अपने देश में एकदम लोगों के दिलो दिमाग में बिठा दिया था कि जर्मनी का सर्वनाश हो जाएगा, जर्मनी खत्म हो जाएगा, यहूदी रहे। तो वहां पर यहूदियों के खिलाफ जहर भरते भरते लोगों ने यहूदियों का विरोध करना शुरू कर दिया, आंख बंद करके। वो चाहे मिठाई खिलाने आए तो भी उससे नफरत। उसके बाद उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, आर्थिक बहिष्कार, उनके दुकानों से सामान लेना बंद कर दिया।
कुछ जो उदारवादी थे, इसको गलत कहते थे, उनको भी निपटा डाले, उनको भी निपटा डाले। ये हालत थी। यही चीज मतलब उदारवादी होना भी अपराध ऐसे में हो गया, या जो लोग सच बोलने की हिम्मत करें। यही हुआ रवांडा में। रवांडा में भी देखिए, कम से कम एक बात है, ये सब नोटिस करिएगा आप कहानी में, कम से कम रवांडा में भी एक आदमी ऐसा था, सरकार का हिस्सा रहते हुए इस नफरतवादी एजेंडे को उसने नकारा और खिलाफ में खड़ा हुआ। वो उसी सरकार में, हाबियारमाना की सरकार में सूचना मंत्री था, और ये सूचना जगत में ही प्रोपोगंडा जगत बैठा दिया गया था। सूचना मंत्री था, उसका नाम था रुकोगोजा। ये रुकोगोजा ने जब विरोध किया तो रुकोगोजा को पहले तो हटा दिया गया मंत्री पद से, और बाद में उसकी जान भी ले ली। अब इस सारे घटनाक्रम के दौरान 6 अप्रैल 1994 की बात है, हवाई जहाज में बैठे थे जुवेनल हाबयारिमाना जो राष्ट्रपति थे, और बुरुंडी के सिप्रेन थे राष्ट्रपति, दोनों की हत्या हो जाती है। और फिर रेडियो रवांडा अपना काम शुरू करता है खुलेआम हिंसा भड़काने का। और कुछ वक्त पहले से ही कबूगा ने कनाडा से हथियार मंगाने शुरू कर दिए थे, यानी ये तैयारियां बहुत लंबी चल रही थी कि जो रेडियो पे बोला जा रहा है, जो कंगूरा मैगजीन में छप रहा है, उसका रिजल्ट क्या होना है। उसकी तैयारी ऐसे थी कि हर घंटे कम से कम 3000 लोगों को मारा जा सके। तब तो 100 दिन में ये 10 लाख लोगों की जान ले ली गई। तो कुल्हाड़ी, धारदार हथियार, जो जो मतलब ये सब भारी पैमाने पे टनों टन हथियार आए थे और बटे हुए थे सब। फिर ये जनसंहार का दौर शुरू हुआ, और उस जनसंहार में आप समझ लीजिए कि जो अंधभक्त थे पूरी तरह से उस वक्त, जो कबूगा जो हुतू समुदाय का मतलब तुत्सी को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते थे, रवांडा से बाहर करना चाहते थे, हुतू को एकदम शुद्ध बताते थे कि यही शुद्ध नस्ल है, वो सब अंधभक्त, साथ में पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, सेना के अधिकारी, यहां तक कि उग्रवादी संगठन जो थे रवांडा में, वो सब। और ये बाद में 200-400-500 साल या 2-4,000-5,000 साल पहले की नहीं बता रहा हूं, ये 1994 में हुआ था। और उस दौर में एक और बड़ा सवाल था कि जिस तरीके से रवांडा रेडियो चला और जिस तरह से तबाही मची, पश्चिमी जगत जो था, जिसको कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी है, सभ्य लोग हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, ये किसी की बात नहीं करते। मैं इस समय एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, पश्चिमी जगत जो है, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये अपने आर्थिक हित की बात करते हैं। इनका आर्थिक हित जहां पर है वहीं पर ये खड़े होते हैं। बाकी मानवाधिकार, सिविलाइजेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये आर्थिक हित जब दिखेगा कि हथियार की बिक्री हो रही है, बाजार इनके लिए खुल रहा है, तब ये एक्टिव होते हैं। रवांडा में ये पृष्ठभूमि बन रही थी 1990 के आसपास से, 90-91 से। 93 में तो रवांडा रेडियो बना, उसके पहले कंगूरा मैगजीन आ चुकी थी। लेकिन पश्चिमी जगत खामोश बैठा था। जो पश्चिमी जगत खुद को सभ्य बोलता है, सिविलाइजेशन दुनिया के अन्य हिस्सों में कहता है हमने सिखाया, मानवाधिकारों का पहरुआ बनता है, सब फरेब है, ये खामोशी से देखते रहे। और खामोशी से देखा जनसंहार तक, खामोशी से देखा। तो इसलिए जब ज्वालामुखी फटने के कगार पर हो और कोई मुल्क उस पर खड़ा हो, तो ये सोचे अगर कोई कि कोई आएगा अलार्म बजाएगा, कोई आएगा फायर ब्रिगेड खड़ा करके पानी की बौछार मारेगा, कोई आएगा एनडीआरएफ टाइप जो है डिजास्टर रिलीफ का कोई फोर्स आएगी आपदा में जो है राहत प्रदान करने के लिए, कोई नहीं आने वाला है। जो ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा है, उस पर ज्वालामुखी पर खड़े होकर के जो जश्न कर रहा है, उसे सावधान और सतर्क होना होगा। इसलिए मैंने एक घटना सुनाई। अब फिर उस बहराइच पे आते हैं। बहराइच में जो कुछ भी हुआ, निष्पक्ष जांच की बात अब तक किसने की? कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है।
निष्पक्ष जांच की बात किसने की? जिले के कप्तान पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? जो मीडिया रिपोर्ट है, मैं नहीं गया, मीडिया रिपोर्ट, मीडिया में 50 जगह छपा है कि 1000 की भीड़ पर 15 पुलिसकर्मी थे। और यह भी मीडिया के ही हवाले से मैंने देखा कि पिछले साल उस इलाके में तनाव हुआ था, तो 1000 पर 15 पुलिस वाले क्यों थे? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता है कि किसी की इच्छा थी क्या ऐसा हो? समाज में तनाव फैलाना, दो समुदायों को आपस में लड़ाना और उस पर सियासी तवा रख करके और गर्मा गर्म सियासी रोटियां सेकना, क्या किसी की साजिश थी, किसी के प्लानिंग का हिस्सा था? क्यों इस पर बात नहीं होती? क्यों निष्पक्ष, अब तक निष्पक्ष जांच की किसने बात की? निष्पक्ष जांच करेगा कौन? एक थानाध्यक्ष हटा देने से हो गई कार्रवाई? क्या थी एलआईयू की रिपोर्ट? जिले की कप्तान क्या कर रही थी? क्या ऐसे मामले में, ऐसा क्षेत्र जो संवेदनशील क्षेत्र था, जहां पिछले साल की घटना का ट्रैक रिकॉर्ड था, कप्तान ने उसके लिए क्या प्लानिंग की थी? सरकार ने क्या प्लानिंग की थी? वो दंगा रोकने के लिए जो है रिवॉल्वर पिस्टल लहराने वाले अफसर ने क्या किया था? ये सवाल कोई किया? और किया नहीं तो क्यों नहीं किया? क्या इस देश की तासीर में इस कदर नफरत घुल गया है कि सारे के सारे कंप्लीट सिस्टम, मीडिया जिसका काम है कम से कम सच्चाई दिखाए, सच्चाई का विश्लेषण न कर सके तो घटना को हूबहू पेश कर दे। अगर निष्पक्ष विश्लेषण नहीं कर सकता है तो हूबहू घटना को पेश कर दे, ऐसा ऐसा हुआ, इस पक्ष का ये कहना है, इस पक्ष का ये कहना है। लेकिन मीडिया खबरें गढ़े तो रवांडा रेडियो है। फिर कोई कुछ भी कहे मुझे, ये रेडियो रवांडा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जिस देश का मीडिया उस देश के समुदायों के भीतर भीतर आपसी नफरत पैदा कर रहा है, जिस खबर को उत्तर प्रदेश में तो पुलिस ये बात कहे तो कोई आश्चर्य भी नहीं है। पुलिस कैसे काम कर रही है पिछले 7-8 साल से सभी लोग देख रहे हैं। पुलिस कहती तो कोई आश्चर्य नहीं था, और पुलिस कहती तो दिखा देते। तब भी मीडिया का फर्ज है ये कि जिससे समाज में उन्माद पैदा हो, दो समुदायों के भीतर विद्वेष पैदा हो, उसको उस तरीके से कम न पेश किया जाए। लेकिन यहां पुलिस के बयान के उल्टा पुलिस खंडन कर रही है। और ये देश के सबसे बड़े बड़े चैनल कोई छोटा मोटा टुटपुजिया नहीं, ये बड़े बड़े चैनल जो कहते हैं सबसे ज्यादा लोग हमको देखते हैं, ये बड़े बड़े स्वयंभू एंकर जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग हमको सुनते हैं और देखते हैं, वो नफरत, उन्माद, विद्वेष और हिंसा ये परोस रहे हैं। देखते हैं किसी में अगर साहस हो, मैं तो कह रहा हूं इनके सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। है किसी में साहस? इन पर किसी पे मुकदमा हुआ, बुलडोजर छोड़ दो भैया, छोड़ो बुलडोजर। मुकदमा हुआ किसी पर, एक फोटोग्राफ मोदी या योगी का एक फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दो, थोड़ा विकृत करके कोई डाल दे सोशल मीडिया पर, 24 घंटे के भीतर वो न अंदर हो और रासुका पासुका सब लगा हो, उसका घर खंडहर न तब्दील हो जाए, वीरान हो जाएगा, मैदान सपाट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि वहां पर कभी घर था। एक फोटो में आप थोड़ा सा करिए छेड़खानी, राष्ट्रद्रोह हो जाता है। और ये समाज को आग में जला करके स्वाहा करने पर आमादा ऐसी अगर पत्रकारिता है तो मुझे माफ करिए, मेरे जो मतलब इस लाइन पर पत्रकारिता, मेरी लाइन पर जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरी लाइन पर कहना ये मेरा अहंकार हो जाएगा। मतलब इस लाइन पर जहां पर हम सवाल सरकार से करते हैं, मैं वापस लेता हूं क्षमा के साथ, मेरी लाइन पर कहना एक अहंकार वाला शब्द हो गया। मेरे बहुत मुझसे बड़े बड़े पत्रकार, मुझसे वरिष्ठ पत्रकार,
मुझसे ज्यादा मेधावी, ज्ञानी, ओजस्वी, तेजस्वी पत्रकार, वह भी सवाल कर रहे हैं सरकारों से। मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं और क्षमा के साथ ये कहता हूं कि अगर पत्रकारिता ऐसी है तो इस देश में पत्रकारिता को 100%, क्योंकि आप अलग अलग चिन्हित नहीं कर पाएंगे, नहीं चिन्हित कर पाएंगे कौन नफरत फैलाने वाला है, कौन नफरत नहीं फैलाने वाला है, कौन देश को बांटने में लगा है, कौन देश को जोड़ने में लगा है, कौन संविधान को तार तार करने में लगा है, कौन संविधान को बचाने में लगा है। ये लकीर खींच करके ये गिनती करना बड़ा मुश्किल काम है। देश का भला इसी में है कि राजनीति की आलोचना तो होती रहेगी, सिस्टम की आलोचना होती रहेगी, राजीव कुमार की होती रहेगी, न्यायपालिका की होती रहेगी, एजेंसियों की होती रहेगी, संवैधानिक संस्थाओं की होती रहेगी आलोचना। सबसे पहला काम जो जनता के भीतर रोज यहाँ दिमाग तक पेनिट्रेट करता है ना, वो ये मीडिया है, वो हम हैं, वो टीवी चैनल हैं, वो जो जो भी माध्यम मीडिया का। इस देश में तत्काल ये आवश्यकता है। सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि रवांडा रेडियो जो था वो तो दोस्त ही चलाता था, कबूगा दोस्त था ना वहां के राष्ट्रपति का। तो जब सत्ताधारी दल के दोस्त या गुलाम बन जाएं, गोदी बन जाएं मीडिया के लोग, तो वो सत्ता क्यों उनको रोकेगी, उनका मुंह क्यों बंद करेगी? या तो जनता करे या जैसे भी हो, इस देश पर पूर्णतः प्रतिबंध मीडिया पर लगाने की इस समय तत्काल जरूरत है, अगर इस ज्वालामुखी को फटने से रोकना है तो। और वो इस हालत में मैं कह रहा हूं कि बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बाकी मतलब लोग होंगे ऐसी स्थिति में कि उनका जीवन यापन हो जाए। मैं उस स्थिति में कह रहा हूं कि ये पत्रकारिता छोड़ करके और कुछ मैं करता नहीं। मुझे पत्रकारिता प्रतिबंध लग जाएगा तो 1 महीना बाद जीवन यापन, रोटी दाल के लिए भी सोचना पड़ेगा कि क्या करें। लेकिन उस स्थिति में भी मैं तैयार हूं कि पत्रकारिता पूरी तरह से बंद कर दी जाए, नहीं तो इस समाज में आग लगा देगी पत्रकारिता। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन सोचिएगा जरूर। नमस्कार।